कंज्यूमर परचेज इंटेंशन। अब ये स्टेटमेंट तो मैंने कह दी, अलबत्ता ये थ्योरेटिकल सपोर्ट की बेस पर है, तो थियरी का पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल हमारा स्कोप जो है वो सिर्फ ये है कि इस हाइपोथेसिस को कैसे एनालाइज करना है। रिलायबिलिटी हमने की, हमने इससे पहले नॉर्मेलिटी को चेक किया। ये सारी वो अजम्पशंस हैं जो हमें इस काबिल बनाती हैं कि आप जो है SPSS के थ्रू कोरिलेशन और रिग्रेशन रन कर सकते। अगर आप नॉर्मेलिटी चेक नहीं करते, अगर आप रिलायबिलिटी चेक नहीं करते, अगर आप मल्टी कोलिनियरिटी चेक नहीं करते, मल्टी कोलिनियरिटी हमने आज के सेशन में डिस्कस करना है, हमने लास्ट सेशन में नहीं किया था। अगर ये सारे काम आप नहीं करेंगे तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। सो पहले आपको वो वाले काम करने पड़ेंगे, वो करेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि आप कोरिलेशन और रिग्रेशन पे चले जाएं। सो लास्ट सेशन में जो हमने एंड किया था वो था मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी का कांसेप्ट क्या है? मल्टी कोलिनियरिटी occurs when independent variable in a regression model are highly correlated। अब यहाँ पे सिंपली क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, मतलब ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये इनका आपस में हाई कोरिलेशन हो, इन दोनों का आपस में, हमने कोरिलेशन एक्चुअली किसका चेक करना है? इस वेरिएबल का इस वेरिएबल के साथ, IV का DV के साथ चेक करना है। लेकिन अगर ये दोनों वेरिएबल्स आप तो हाईली कोरिलेटेड हो तो मल्टी कोलिनियरिटी का इशू है। इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बाइस्ड रिजल्ट्स आते हैं, और एक्चुअली जो है फिर स्टैट्स हमें ये कहता है कि आप इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को रिमूव कर दें। और भी वैसे इसको रिमूव करने के तरीक़ेकार हैं, लेकिन पहला और सबसे आसान वाला वो ये है कि आप एक वेरिएबल को रिमूव कर दें। अलबत्ता जब आपने इतनी मेहनत की और आपको एंड रिजल्ट का पता चले कि अच्छा मुझे एक वेरिएबल रिमूव करना पड़ेगा, सो ये काफ़ी जो है परेशान होना आपके लिए हो सकता है। ये हाईली कोरिलेटेड ये दो वेरिएबल, ये देखिए इधर देखिए, ये दो वेरिएबल है, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग है और दूसरा एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्रीन प्रोडक्ट है। ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों अगर हाईली कोरिलेटेड होंगे तो फिर ये इशू है। जब आपस में मिलने वाले हैं तो दोनों इंडिपेंडेंट होना आपस वाला कब अभी ये हम कहते हैं एक रिमूव कौन सा करेंगे? दोनों में से कोई भी रिमूव कर सकते हैं या हाँ, ये दोनों में से कोई भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये आइडियल नहीं है। ये एक रेमेडियल मेजर जरूर है बट इट्स नॉट आइडियल। इसका सबसे पहला तरीका तो ये होना चाहिए कि आप डाटा दोबारा से कलेक्ट करें। आपने जो डाटा कलेक्शन है वो ठीक नहीं है। जिस तरह लास्ट सेशन में आपको क्वेश्चनियर फ्लोट किए गए थे, वो था मकसद ये था कि आपको क्वेश्चनियर एक दफ़ा दिखा दिया जाए कि ये होता कैसा है, इसके अंदर क्या क्या आइटम्स हैं जिनको आपने कवर करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है। और जब आप इसको एक्चुअली जेन्युइनली पढ़ के करेंगे तो फिर ये वाले इश्यूज क्रिएट नहीं होते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चनियर इटसेल्फ डेवलप करना बहुत बड़ी रिसर्च है, सिर्फ क्वेश्चनियर डेवलप करना। तो जब आप सारे स्टैटिस्टिकल और थ्योरेटिकल मेजर्स को यूज करते हुए क्वेश्चनियर डेवलप करेंगे तो पहली चीज़ ये है कि ये इशू आएगा ही नहीं, और जस्ट इन केस आ जाए तो फिर एक ये तरीकाकार है कि आप आइटम को ये वेरिएबल को रिमूव कर दें। एक तरीकाकार है दोबारा से डाटा कलेक्ट करें। शायद आपके जो रिस्पोंडेंट हैं उन्होंने पढ़ के रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने जो है एक ट्रेंड को फॉलो किया, उन्होंने देखा स्ट्रांगली एग्री 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 और इस तरीके से क्वेश्चन करते। देखिए एक्चुअली यहाँ पर आती है जो हम रिसर्च प्रॉब्लम करते हैं ना, उसमें दो चीज़ें हैं, वजह क्या है और उसका नतीजा क्या है, यानी कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है। कॉज हमेशा क्या होती है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है। बच्चे लेट्स को कैसे करते हैं, मेरे दो वेरिएबल हैं, कस्टमर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और एम्प्लॉय कमिटमेंट। जो कंस्ट्रक्ट आपने कमिटमेंट में यूज किया है उसको थोड़ा सा चेंज करके वही कंस्ट्रक्ट आप कमिटमेंट सेटिस्फेक्शन मिलते ही होते हैं ना। आपको तो लगा कि मैंने जो क्वेश्चन फुल कर लिया, मैंने दो मुख्य वेरिएबल बनाने, लेकिन कंस्ट्रक्ट के सेंस सेम है, रिस्पॉन्स सेम आएगा, जबकि दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब है कंस्ट्रक्ट भी डिफरेंट होने चाहिए। तो जब वो सेम होंगे तो क्या वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे?
करेंगे ना, इसका मतलब है आपने या तो वेरिएबल कॉज गलत आइडेंटिफाई की या कॉज को मैयर करने के कंस्ट्रक्ट सही यूज नहीं किए। वो तो आपस में एक दूसरे को इंटरमिंगल कर रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट के ऊपर क्या रिलेशनशिप देंगे। तो ये हमें मजीद कॉन्फिडेंस देगा कि हमारा डाटा में कहाँ मिस्टेक है और रिमूव कैसे करनी है। अगर कोई बात हमने साइंटिफिकली लिया है, कॉज सही आइडेंटिफाई की, कॉज को सही तरीके से मैयर किया, तो कॉज इम्यूनिटी होगी। अगर हो रही है तो इसका मतलब है आपने स्केल में अपने तौर पे क्या तो कुछ चेंज किया है या आपने कॉज गलत आइडेंटिफाई किया, इसलिए वो आपस में कोरिलेट। तो वजह एक है आपने ऐसी मॉडल बढ़ाने के लिए दो बना दी कर ले। लेकिन देखिए अब हम बात ये कि रिसर्च ग्रो कर रही है, जब रिसर्च ग्रो करती है ना तो अब रिसर्च सिंप्लीफाई तो है ही नहीं। सिंप्लीफाई चीजें तो सिंपल चीजें कब से अब तो कम्प्लेक्स बन गए। कम से कम हम ये प्रपोज करते हैं के बच्चे को, उसके पास कम से कम 6, 7, 8 हाइपोथेसिस हो, ताकि कोई कंट्रीब्यूशन भी है। तो डरे ना, ये ऐसा होता नहीं है। अगर आपने सही किया तो कोई मसला नहीं आता। लोगों के 6 वेरिएबल भी होते हैं तो कोई मसला नहीं आता। मसला तब आता है जब कॉज सही, लिटरेचर से आपने सही कॉज नहीं सही और उस कॉज को सही तरीके से मुहैया नहीं किया, फिर मल्टीपल। अच्छा, अब पहली चीज मैंने आखिरी चीज पहले बता दी कि कोई वेरिएबल को रिमूव कर दो तो खत्म हो जाती है। अब उससे पहली चीज के पता कैसे लगेगा कि कोलिनियरिटी डाटा में है नहीं कि नहीं है। तो उसके लिए हम नॉर्मली VIF वैल्यू को यूज करते हैं। आपने सस्पेंस में ये करके उस सस्पेंस में ही फंस गए। तो हम VIF के थ्रू करते हैं और इसमें स्टैट्स बहुत ज़्यादा लीनियर है। VIF वैल्यू इसकी मैक्सिमम रेंज 10 है। अगर वैल्यूज 10 से ग्रेटर हैं तो इसका मतलब है कोलिनियरिटी है। ऐसे भी रेफरेंस हैं जो कि 7 को कहते हैं, लेकिन कॉमनली यूज 10 है। सो VIF देखना है आपने और सिंपली आपने चेक करना है कि वो 10 से ग्रेटर है या नहीं। इन केस नहीं है तो इसका मतलब है यू आर रेडी टू नेक्स्ट स्टेप। सो उसके बाद अच्छा, ये VIF हम इकट्ठा ही टेस्ट कर लेंगे SPSS में जब करेंगे ना। अच्छा, अब ये देखें, अब हमने दो चीज़ें कैलकुलेट कर ली। आज का जो हमारा मेन टारगेट है ना वो है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। अच्छा, अब कोरिलेशन पे अगर हम मूव कर जाते हैं, कीप इन माइंड जो भी फाइंड करना है इस थ्योरेटिकल मॉडल का फाइंड करना है। ओके जी, कोरिलेशन, पहली चीज़ कोरिलेशन क्या है? एनालिसिस में ये हमें दो चीज़ें बताता है। पहली चीज़ स्ट्रेंथ क्या है और दूसरी डायरेक्शन क्या है। हम कहते हैं ना कि दो चीज़ें हैं, उनका आपस में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, ये उसकी स्ट्रेंथ हो गई। अब वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है या स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, ये प्लस या माइनस का साइन उसमें हमें बताता है। जिस तरह स्टडी द कोरिलेशन बिटवीन एजुकेशन लेवल एंड इनकम। अब अज्यूम किया जाता है स्ट्रेंथ पहले, जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी इनकम ज़्यादा होगी। अब उतनी ही ज़्यादा इनकम होगी, मतलब ये है कि यहाँ पे हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो ज़्यादा एजुकेशन स्ट्रेंथ आ गई और उतनी ज़्यादा इनकम होगी, ये डायरेक्शन भी आ गई कि दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसी तरीके से जितनी ज़्यादा आप दवाई खाएंगे उतना आपको कम बुखार होगा। ये क्या हुआ? यस, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये नेगेटिव भी रिलेशनशिप हो सकता है, पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है। दोनों डायरेक्शंस में ये मूव करता है। इवन इन केस अगर आप एजुकेशन सैलरी की बात करते हैं, हमें यहाँ लोग हाईली क्वालिफाइड लेस पेड सैलरीज की जॉब करते हुए भी नजर आते हैं। ये सिनेरियोस बताएंगे कि वाकई उनको लगता है कि एजुकेशन का ताल्लुक कीमत से है या बिजनेस। अच्छा हाँ, ये फिर जब अब देखें सिनेरियो आ गया ना, यस, हम हैं मैनेजमेंट साइंसेस के, बिहेवियर साइंसेस को हम डिस्कस करते हैं आमतौर पे। सो इसमें क्या होता है कि हमें कॉन्टेक्स्ट का पता होना जरूरी है। देखिए कॉन्टेक्स्ट जैसे चेंज हुआ कि भाई हाँ ऐसे लोग भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, हो सकता है कि वो कोई जिम्मेदारा कर रहे हैं, एग्री बिजनेस में इन्वॉल्व। अच्छा, अब कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ तो सिचुएशन भी चेंज हो गई। सो दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, मैनेजमेंट साइंसेस के लिए आपको अपने कॉन्टेक्स्ट का पता होना चाहिए कि हम किस सेंस में बात करें। यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट स्पेसिफिकली इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट साइंसेस। सो कोरिलेशन का हमें आइडिया हो गया, ये हमें दो चीज़ें बताता है। और आज जो हम कोरिलेशन करेंगे वो पियर्सन कोरिलेशन होगा। ये मैंने इसको यहाँ पर बोल्ड किया हुआ है। ओके,
कोरिलेशन की इंटरप्रिटेशन 3 लेवल पे करते हैं आमतौर पे। 0.7 से 1 के अगर दरमियान हो तो हम कहेंगे कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग है। 0.3 से 0.7 हो तो हम कहेंगे कोरिलेशन मॉडरेट लेवल का है। 0.3 हो और उससे लेस हो तो हम कहेंगे कोरिलेशन आपका वीक है। अगर इनके साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे, कहेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि दोनों एक दूसरे के साथ जो है एक ही डायरेक्शन में, यस, दोनों बढ़ रही है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है इस वजह से कोई क्वालिफिकेशन बढ़ रहा है। Yes. नेगेटिव का मतलब है एक बढ़ रही है और एक कम है। एक बढ़ी है और एक कम है। सो सिग्निफिकेंट इसमें हम देखते हैं 2 लेवल पे, सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट। सो सिग्निफिकेंट होना ज़रूरी है। कोरिलेशन सिग्निफिकेंट होगा तो आप रिग्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज वहीं पे आपको रुकना पड़ेगा। ओके, तो ये थी अच्छा कोरिलेशन में ना ये नहीं है कि एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं होगा। बस 2 अलग अलग वेरिएबल है, वो कितना स्ट्रांगली रिलेट करते हैं एक दूसरे से। अब इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट बताइए उम्मीद में कि है ये नहीं। वो ये बात तो रिग्रेशन बताएगा डोमिनेट कौन कर रहा है। वो ये बता रहे हैं exactly। मैडम वो एक ही करता है। रिग्रेशन बताएगा डोमिनेट कौन कर रहा है, कोरिलेशन बताएगा कि है ये नहीं है। और अच्छे बंदे को पता होता है कौन डोमिनेंट है। सो रिग्रेशन एनालिसिस, अब ये समझ लें कि कोरिलेशन आपका हो गया। जहाँ से थोड़ा सा आगे एक और स्टेप है रिग्रेशन का, कि ये अगर हम इसकी थ्योरी को पढ़ें, एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये कि अगर इंडिपेंडेंट में कुछ चेंज आता है तो उसकी वजह से डिपेंडेंट में कितना यूनिट चेंज आएगा, दैट्स इट। ये हमें बताता है, ये चीज़ हमें कोरिलेशन नहीं बताता। तो इसलिए हम फिर रिग्रेशन की तरफ जाते हैं। सो कोरिलेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये एक किस्म के बहन और भाई है। कोरिलेशन के साथ रिग्रेशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका एनालिसिस कंप्लीट नहीं होगा। रिलेशनशिप तो आपने बता दिया कि स्ट्रॉन्ग भी है पॉजिटिव भी है, लेकिन कितना चेंज आ रहा है वो हमें ये बताए कौन चेंज कर रहा है। कौन चेंज कर रहा है। और जब इसमें हम लीनियर और मल्टीपल रिग्रेशन आज के जो सेशन है उसमें रखते हैं। इंटरप्रिटेशन में इसमें कोएफिशिएंट्स कुछ देखने होते हैं जिसको हम बीटा कोएफिशिएंट कहते हैं और आर स्क्वायर्ड वैल्यू। ये 2 इंपॉर्टेंट है, वैसे और भी वैल्यूज आती हैं इसके अंदर, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको समझना जरूरी है। उसके बाद इनकी इंटरप्रिटेशन आएगी, वो जैसे जैसे हम रन करते रहेंगे हम यहाँ पर वापस आएंगे और इसको स्टडी करते रहेंगे कि आर का क्या मतलब है, आर स्क्वायर का क्या मतलब है, बीटा और अनोवा ये क्या चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए बस इतनी मेमोरी अपनी बना लें कि आर कोई चीज़ है जो कि रिग्रेशन में हमारे पास आती है, आर स्क्वायर भी कोई चीज़ है, बस इतने जो है ये लफ्ज़ अपने नोट कर लें या कोई जहन में उतार, और बीटा है और अनोवा कोई चीज़। अब जो है हम SPSS की तरफ मूव करते हैं। ये कल वाली फाइल ही है जिस पर हमने टेस्ट रन किया। ये आपको याद आ रहा है ना, SMM, ये हमने जो कल वाली फाइल ओपन की थी। सिर्फ आपकी मेमोरी के लिए हम जो टेस्ट रन करने वाले हैं वो ये, इसमें आपने याद रखना है SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग आईवी है और ADGP एक और आईवी है। 2 आईवी है इस मॉडल में, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और एक हमारा DV है विच इज CPI कंज्यूमर परचेज इंटेंशन। सो अब हम तो सबसे पहले कोरिलेशन, रिग्रेशन और मल्टीकोलिनियर इन सारों को देखते हैं। कोरिलेट देखें एक चीज़ और, अब ये इंटरफेस तो आपको याद होगा, लास्ट सेशन में इसमें काफ़ी डिटेल में बात की हुई है। अगर आप SPSS को ही यूज़ करना चाहते हैं थ्रू आउट, तो इसमें 2 टैब्स हैं, 2 बटन हैं, एक एनालाइज, इससे आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, और दूसरा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें और भी आती हैं, लेकिन हमने इसमें लास्ट सेशन में कंप्यूट पर डिस्कस किया। लेकिन एनालाइज से आपको जनरली दोस्ती करनी पड़ेगी, फिर ये
आपके जो है ना प्रॉपर आंसर पे। अब हम करने क्या लगे हैं, कोरिलेशन सिंपल है, कोरिलेट पे आ गए और उसके बाद बाई वेरिएबल, दो वेरिएबल्स का हम देखेंगे आपस में। सो ये हमारा पाथ होगा, एनालाइज से आप कोरिलेट में जाएंगे और कोरिलेट से आप बाई वेरिएबल में जाएंगे। क्लियर किया? ऐसे ही आपके पास टेबल आ जाएगा इसमें। अब आपको याद होगा हमने लास्ट सेशन में वेरिएबल्स कंप्यूट किए थे, मीन वेरिएबल्स, याद है ना? अब यहाँ पर हमने वो मीन वेरिएबल्स लोड करने हैं। वो मीन वेरिएबल्स ये कल वाले हैं, इनको मैंने सेलेक्ट किया और इधर जो है इस साइड पर वेरिएबल साइड पर मैं इनको ले गया। मतलब अब जितने भी टेस्ट रन होंगे वो इन वेरिएबल्स के होंगे। ये हमारे पास ओवरऑल वेरिएबल्स की लिस्ट आ रही है और इसमें चेक ऑलरेडी कैसे किया हुआ है पियर्सन कोरिलेशन उस वक्त होता है जब डाटा आपका नॉर्मल होता है। ओके, अच्छा बस दैट्स इट। आपने वेरिएबल्स को जिनको कंप्यूट करना है लोड कर दिया और उसको आपने ओके कर, ये आपका कोरिलेशन आ गया। अब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, याद है आपको? CPI, कंज्यूमर परचेज इंटेंशन। अब जब आपने, ये आपको नजर आ रहा है विजिबल, थोड़ा आगे आ रहा है। लाइट की वजह से लाइट लेंस का issue है। हाँ लेंस का भी लाइट का खराब हो, ये थर्ड वर्ड है स्टार्ट। थोड़ा जूम कर शायद बस मुझे ब्रेक मिल रहा है। ये अगर आप फ्लो में आते हैं तो आपको ज़्यादा हाँ अगर आप थोड़ा आगे अभी तो आ रहे हैं। इसके ना लेंस का भी इशू है, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, प्रोजेक्टर से आती है। ओके, तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। कुछ बेहतरी है पहले से? ओके, अच्छा अब देखिए टेबल तो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, कोरिलेशन का भी मिल जाएगा, रिग्रेशन का भी मिल जाएगा, वो तो आपने फ्यू क्लिक्स करने हैं, इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। असल चीज ये है कि आपने इस टेबल को इंटरप्रेट कैसे करना है। ये तो आप यूट्यूब पे भी जाएंगे ना तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, ये टेबल आ रहा है। अब इंटरप्रिटेशन करें, देखिए इस टेबल को इंटरप्रेट करने के लिए अब ये डायगोनल वैल्यूज को देखिए, या तो इससे ऊपर वाली वैल्यूज को आपने देखना है या नीचे वाली वैल्यूज को देखना है, क्योंकि सेम इंफॉर्मेशन आ रही है। तो डायगोनल से अगर हम डाउनवर्ड देख लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। पियर्सन कोरिलेशन हमने चेक किया हुआ था, उसको सिग्निफिकेंस है या नहीं है, और n, और उसके बाद हर एक की वैल्यू आ रही है। अब ये देखिए कोरिलेशन SMM का SMM के साथ, मेरा कोरिलेशन मेरे साथ हमेशा वन ही आएगा अगर मैं अपने आप को खुद से टेस्ट करता हूँ। ये भी वही चीज़ है। आई एम बेस्ट बेटिंग हाँ जी, बॉडी। तो मैं तो अपने आप को कहूँगा कि मुझे अपना सबसे ज़्यादा पता है। सो 1। अब SMM का और ATGP, इंटेंशन टुवर्ड्स ग्रीन प्रोडक्ट और सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसका कोरिलेशन क्या है 0.677 और इसके साथ 2 स्टार्स। दैट मीन्स कि ये सिग्निफिकेंट, और सिग्निफिकेंस 0.00। तो ये हमें पता है ना 0.05 इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, और अगर इससे ज़्यादा इससे लो हो तो हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंट। ये वाली वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू 0.67, ये किसकी है SMM की और ATGP। बल्कि आप इधर से हैं, ये वाला इस वाले कितने हिस्से को देखिए। हमारा जो DV था डिपेंडेंट वेरिएबल वो था CPI का सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ क्या रिलेशनशिप है 0.561, और क्या वो सिग्निफिकेंट है, स्टार्स हैं, यस सिग्निफिकेंट है। स्टार्स अगर ना हो तो आपने नीचे वाली वैल्यू देखनी है,
अगर वो 0.05 से लो हो तो आपने कहना है यस इट इज सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। 0.561 इसका क्या मतलब है? अगर आप वापस स्लाइड में जाएं, ये इधर लाई कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि यस इसका कोरिलेशन जो है वो मॉडरेट लेवल का कोरिलेशन है सीपीआई का और सीपीएसएमएम और सीपीआई का। अब हम देखते हैं एटीजीपी और सीपीआई का कोरिलेशन। सीपीआई और एटीजीपी इसका कोरिलेशन 0.543 है which is also significant because of these stars 0.543 again this is moderate level correlation and this is also positive correlation। so हमारा जो इनिशियल हाइपोथेसिस था वो यही था कि भाई सीपीआई और एटीजीपी ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। सो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई, लेकिन स्टिल हमें ये नहीं पता कि अच्छा कितना चेंज आ रहा है आईवी की और डीबी में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो हमें कहाँ से पता लगेगा? रिग्रेशन से। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? एन बता दें कि वो सैंपल है। हाँ, एन जो है यहाँ पर वो सैंपल है। देखिए कुछ ना वर्ड है छोटे, टेक्निक हमारी पियर्सन कोरिलेशन है। सिग्निफिकेंस वो बताता है कि एक्सेप्टेड रेंज के अंदर है या नहीं है। स्टैट्स के अंदर दो चार चीजें हैं, वर्ड्स हैं, जितना एन जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब है हम नंबर की बात कर रहे हैं। अच्छा, कैपिटल एन और स्मॉल एन इन दोनों का फर्क है। स्मॉल एन आमतौर पर सैंपल को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे वो टोटल उसको एन से रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसी तरह एक आर है और एक आर स्क्वायर है, इसको भी आप बेशक घटा लगा लें। स्टैट्स के अंदर जहाँ पे भी आपको सिंगल आर नजर आएगा, वेदर इट इज कैपिटल और नॉट, जहाँ पे भी आर होगा वो कोरिलेशन को शो कर रहा है। जहाँ पे भी आर सिंगल आर स्क्वायर का मतलब कुछ और है, वो जब रिग्रेशन पे जाएंगे तो तब हम उसको डिस्कस करेंगे। सो कोरिलेशन आपको क्लियर हो गया? चलें आगे। ओके, अब रिग्रेशन करने लगे। उसमें जो आपने कहा वेरिएबल रिमूव करना है वो कैसे करेंगे? आप उसमें अभी कोरिलेट कर रहे हैं। वो मल्टीकोलिनियरिटी पे करना है। अच्छा, ठीक ठीक है, वो इस वाले स्लाइड्स में ज़्यादा आ जाता है जल्दी, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा होल्ड कर लिया। अच्छा, सबसे पहले पाथ नोट कर लें रिग्रेशन का। आप एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पे रिग्रेशन और लीनियर, ये पाथ है। एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर, इसको आप नोट कर लें। अच्छा, हम जब कोरिलेशन को डिस्कस कर रहे थे तो ये बात हुई थी कि इसमें इंडिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट कौन है, हमें नहीं पता। हमने क्या किया था, सिंपली तीन वेरिएबल से तीनों को वेरिएबल के बॉक्स में ऐड किया और उसका कोरिलेशन फाइंड कर लिया। इस चीज़ से बाला करके आईवी क्या है, डीबी क्या है। अब हम रिग्रेशन में जा रहे हैं। रिग्रेशन आपसे पूछता है डिपेंडेंट कौन सा है आपका और इंडिपेंडेंट कौन सा है। वो हमें कैसे पता लगेगा? हमारे मॉडल से। यस, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मॉडल ये कॉमनली वर्ड यूज होते हैं। सीपीआई हमारा डीबी है, तो यहाँ पे सीपीआई को आपने सेलेक्ट किया, दैट्स इट, और यहाँ पर आपने ऐड कर दिया। इसके दो तरीक़ाकार हैं ऐड करने के। एक तो ये है कि आप सीपीआई को सेलेक्ट करो और इधर ऐड कर दो, या फिर सिंपली यहाँ से क्लिक करें और ड्रैग करें और इधर ले आएं। ये इसका मिला था। ओके, उसके बाद इंडिपेंडेंट दो थे हमारे, सोशल मीडिया मार्केटिंग और एटीजी, इन दोनों को सिलेक्ट करें, यहाँ पर ऐड करें। यहाँ तक क्लियर? ये जस्ट प्लेस है। उसके बाद स्टैट्स में आते जाते, तो ये कोलिनियरिटी वाली बात मैंने थोड़ी सी भूल की थी उस टाइम पे, क्योंकि ये यहाँ पर आता है। यस, रिग्रेशन की देखिए वही बॉक्स है, आप स्टैट्स में गए, स्टैटिस्टिक्स में गए और यहाँ पे कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक आ, आपने इसको क्लिक कर देना है, चेक कर देना है, कंटिन्यू एंड ओके। ले, आपका कोरिलेशन भी रन हो गया, आपका रिग्रेशन भी रन हो गया। बस मेजर काम आपको एसपीएसएस पे करना आ गया जी, टेस्ट हो गया। अब अगली कहानी है कि आपने इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। इंटरप्रेट करने के लिए हम आमतौर पे तीन टेबल्स को देखते हैं।
जो कि इंटरप्रिटेशन में इस्तेमाल होते हैं, मॉडल समरी, अनोवा, कोफिशिएंट्स। अब ये देखिए मॉडल समरी, यहाँ पर आर लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, तो मैं मॉडल समरी पहला हमारे पास है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, आर है। आर का क्या मतलब है? कोरिलेशन। यस, आर जहाँ पे भी वो कोरिलेशन है। आर स्क्वायर एक और चीज़ है, अभी डिस्कस नहीं की हमने, एडजेसेंट आर स्क्वायर। यस, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। और एरर, पॉपुलेशन और मीन, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। एक ये आ गया टेबल, और पहले मैं ये सारे टेबल इधर ले आता हूँ। दूसरा टेबल जिसको आपने देखना है वो अनोवा टेबल है, और थर्ड वन इज कोएफिशिएंट टेबल। अच्छा, हमने एक्चुअली आज का सेशन जो है कोलिनियरिटी से स्टार्ट किया था, तो पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या डाटा में कोलिनियरिटी है या नहीं है। वो लास्ट जो टेबल एसपीएसएस आपको देता है ना आउटपुट में, वहां पे कोलिनियरिटी स्टैटिस्टिक्स आती है, और उसमें वीआईएफ वैल्यू को हमने देखा। यही बात थी स्टैट्स की। अगर वापस जाएं तो यस, ये वाली बात कि मेथड आपका वीआईएफ होगा, और वैल्यू उसकी अगर 10 से ज़्यादा है तो कोलिनियरिटी है, और अगर कम है तो नहीं है। अब अगर वापस जाके देखें तो क्या ये वैल्यू क्या है? 1.847। दैट मीन्स एक कोलिनियरिटी का इशू नहीं है इस मॉडल में। बाकी वैल्यूज को अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ कोलिनियरिटी को डिस्कस किया। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको कि आपका ये रिग्रेशन से आया। जी आप पहले भी रन कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस जो चलता है आमतौर पे वो ये होता है, आप पहले डिस्क्रिप्टिव को करते हो चेक, उसके बाद रिलायबिलिटी आप देखते हो जो हमने कल की थी, उसके बाद आप नॉर्मेलिटी देखते हो, फिर आप जो है मल्टी कोलिनियरिटी देखते हो। ये चीज़ें वैसे और भी टेस्ट हैं, लेकिन ये 3 से 4 नॉर्मली एमएस लेवल पे यूज होती है। अगर ये डाटा ठीक हो तो फिर आप कोरिलेशन और रिग्रेशन पे जाते हैं। अब कोरिलेशन हम देख चुके हैं ऑलरेडी, वो हमारे ठीक आए, वीआईएफ का भी मसला नहीं है। अब रिग्रेशन की इंटरप्रिटेशन पे चलते हैं। पहली चीज वो है मॉडल समरी। मॉडल समरी को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, आर शो करता है यस कोरिलेशन। अब यहाँ पे आर का क्या मतलब है? यहाँ पे आर का मतलब ये है कि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कंबाइंड कोरिलेशन विद डीवी डिपेंडेंट वेरिएबल मींस एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्रीन प्रोडक्ट्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन दोनों को कंबाइन करें तो टोटल कितना ये कोरिलेट करते हैं विद डीवी विच इज सीपीआई, कंज्यूमर परचेज इंटेंशन। और ये क्लियर? कीप इन माइंड जो आप अपना एमएस थीसिस करेंगे उसमें इन वैल्यूज को आप रिपोर्ट करेंगे, सो इसलिए इनकी इंटरप्रिटेशन आपको पता होना जरूरी है। और प्रीवियसली जितने भी हमने टेस्ट किए वो सारे के सारे आपने अपने थीसिस में रिपोर्ट करने हैं। वैसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उनको डिस्कस करें जो रिपोर्ट है। ओके, नेक्स्ट इज आर स्क्वायर, दैट इज इंपॉर्टेंट। आर स्क्वायर क्या है? देखिए हमने बात की थी रिग्रेशन हमें क्या बताता है, चेंज के आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कितना चेंज आ रहा है आपके आईवीज की वजह से, यही हम बताते हैं। तो ये भी वही चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में विच इज इन दिस केस क्या है, यस नीचे आ गया। इस केस में सीपीआई है, सीपीआई की वजह से सीपीआई में इंटेंशन टुवर्ड्स ग्रीन प्रोडक्ट और एसएसएम, इन दोनों की वजह से सीपीआई में 0.363 यूनिट्स का चेंज आ रहा है। ये आपने अपने थीसिस में रिपोर्ट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट।
उसके बाद जो है हम चलते हैं अनोवा की तरफ। अनोवा में हमने सिर्फ ये देखना होता है क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, दैट्स इट। आपने देखना है कि यस 0.00, यहाँ पे 0.05 बेंचमार्क है। 0.05 से वैल्यू जितनी भी छोटी है उतना ही सिग्निफिकेंट है, ये आपका बेंचमार्क होना चाहिए 0.05। ऑलराइट जी, यस अनोवा सिग्निफिकेंट। अब जो रियल इंटरप्रिटेशन है वो इस टेबल की होनी चाहिए होती है। ओके, अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन मिल रही है, कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है ये। इसमें पहले देखें टॉप साइड पर आ रही है आपके पास बीटा, अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा, कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्डाइज्ड बीटा, टी वैल्यू, सिग वैल्यू और ये कोलिनियरिटी। ये कोलिनियरिटी को हम अब देख चुके हैं ऑलरेडी, फिलहाल इसका यहाँ पर अब काम नहीं है। वो पहले ही था कि भाई मल्टी कोलिनियरिटी का इशू है या नहीं है, अब आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आसानी के लिए मैंने उसको फिलहाल के लिए डिलीट कर दी क्योंकि आपने इन चीजों को देखना है। अब यहाँ पे देखें आपके कितने वेरिएबल हैं, 2, सोशल मीडिया और एटी। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, और ये आपका नीचे उसने मेंशन किया हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये एक्सप्लेन क्या कर रहा है, बीटा। पहली चीज ये याद रखें कि आपने कौन सा बीटा अपनी रिपोर्ट में मतलब थीसिस में मेंशन करना है, वो ये वाला बीटा है। क्यों करना है अभी हम डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड बीटा को हम मेंशन नहीं करते, इसकी वजह क्या है, वो है ये कांस्टेंट की मौजूदगी की वजह से हम अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा को मेंशन करते हैं। अब इसकी अगर हम थ्योरी को देखें, ये थ्योरी हमें क्या कहती है कि SMM को अगर हम 1 यूनिट चेंज करें, मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूं बस इतने से हिस्से को। अगर SMM को आप 1 यूनिट चेंज करें तो उसकी वजह से CPI में 0.297 यूनिट चेंज आएगा। दैट्स इट, ये आपकी इंटरप्रिटेशन होगी। और उसके बाद आगे चलें, यहाँ पे टी वैल्यू और सिग्निफिकेंट वैल्यू। अब ये भी देखना है कि ये जो आपने बात कही है कि चेंज तो आएगा, क्या ये चेंज एक्चुअली आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता भी है कि नहीं करता, वो हमें यहाँ सिग्निफिकेंट वैल्यू से पता चलेगा। सिग्निफिकेंट वैल्यू का थ्रेशोल्ड क्या था, 0.05। 0.05 से ये लो है, लेस है, तो हम क्या कहेंगे, यस इट इज सिग्निफिकेंट। और दूसरी चीज, दूसरा तरीका इसको देखने का, वो है टी वैल्यू। टी वैल्यू का थ्रेशोल्ड 1.96 है, अक्सर जगह पे आपको 2 भी मिल जाएगा, 1.96। अब वैसे 2 भी लिख लें तो चलेगा। 2 से ग्रेटर होना चाहिए, 2 से यहाँ पे ग्रेटर। अगेन हमें पता चल गया कि भाई ये जो है सिग्निफिकेंट है। अब ये सिग्निफिकेंट भी है और इसकी वजह से चेंज भी आ रहा है, तो हम कहेंगे कि अगर जिस भी पॉपुलेशन को हम स्टडी कर रहे हैं, होल पॉपुलेशन, उसमें अगर 1 यूनिट जो है SMM को चेंज किया जाए तो उसकी वजह से CPI में 0.297 का चेंज आएगा। अच्छा, अब अगर हमने A को अंडरस्टैंड कर लिया तो क्या इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए मुश्किल है, इस वाले बात को? वही वाली इंटरप्रिटेशन आपने इन वैल्यूज के साथ अप्लाई कर देनी है। पहली चीज क्या देखनी है, क्या ये सिग्निफिकेंट है, क्या ये है, यस सिग्निफिकेंट है, ठीक हो गया। अब हमने आगे रिपोर्ट करना है, सिग्निफिकेंट है तो ठीक है, लेकिन कितना चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, 0.245। किस में चेंज आ रहा है, CPI में। किसकी वजह से चेंज आ रहा है, अटेंशन टुवर्ड्स ग्रीन प्रोडक्ट, उसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। ये अब आप लोगों ने खुद बताया। तो यही हमारा पर्पस था। अब तक का आपको रिग्रेशन का पता लग गया, आपको कोरिलेशन का पता लग गया, ठीक है। आपको पता चल गया कि किन किन वैल्यूज को आपने रिपोर्ट करना है। सो यही मकसद था फिलहाल के लिए कोरिलेशन और रिग्रेशन को
जो हमने समझना था वो, दैट्स इट। सो इसकी assumptions क्या थी वो भी आपको पता चल गई, नॉर्मेलिटी है, मल्टीकोलिनियरिटी है, रिलायबिलिटी है, ये काम आपने पहले करने हैं। वो करोगे तो इस काबिल होगे आप कि आप रिग्रेशन कर सको या कोरिलेशन, और कोरिलेशन को भी रिपोर्ट करना आ गया आपको। कोरिलेशन टेबल हमारा ये था, इसमें भी आपने इन वैल्यूज को रिपोर्ट करना है, दैट्स इट। सो ये टेबल आप मेंशन करेंगे और नीचे आप जो है एक्चुअली जो है लाइन से फॉर्म में मेंशन करेंगे। सो दैट्स इट। एक मिनट बीच वाले तुमने ये कंफ्यूजन थी ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेरिएबल। अब ये देखिए जो सोशल मार्केटिंग है वो ज्यादा चेंज लेके आ गया, वो है 0.297। तो इस फिगर से पता चल रहा है कि ये वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, अब उसके बाद जो ग्रीन मार्केटिंग वाला है वो 2.245 है। इसका मतलब है कि ये भी थोड़ा सा कम है उसकी कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि जब आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बीटा वैल्यू है ना, वो बता देगी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कौन सा है, वीक कौन सा है। ये वैल्यू 0.0 समथिंग भी हो सकती है। इसका मतलब है वो इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं डाल और सिग्निफिकेंट नहीं है तो हम उसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने की बात आ रही थी ना कि अगर वो मल्टीकोनियल, तो अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप डिलीट कर देंगे। सिग्निफिकेंट वैल्यू आपको बता देगी कि ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, इसको डिलीट कर दें। और बीटा वैल्यू से आपको पता चल जाएगा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और वीक कौन सा है। क्योंकि हर देखो ना, हर रीजन की अपनी कंट्रीब्यूशन है ना, तो वो आपको लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन, और इसी बेस पे फिर आप अपनी जो रिलेशनशिप को टेस्ट करेंगे, आप रिकमेंडेशन देंगे कि हमें ज्यादा फोकस सोशल मीडिया मार्केटिंग पे करना है। उसके बाद अगर हम ग्रीन प्रोडक्ट बनाएंगे तब भी फायदा हो जाएगा। उसी बेस पे आपके डिसीजंस भी, रिकमेंडेशंस भी हैं। तो ये देखिए सिग्निफिकेंट है, आपको पता चलेगा किसको डिलीट करना है, कौन स्ट्रांग है और कौन लेस स्ट्रांग है, या मॉडरेट है या बिल्कुल वीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसमें ये कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ये 0.00 इसको हम बेसिकली कहते हैं चांसेस ऑफ एरर, कि एरर के चांसेस कितने हैं। अगर एरर के चांसेस हम कहते हैं कम से कम होंगे तो हम चीज को चेक करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल जो है। ओके, यहाँ पे वही बातें जो मैंने आपको बताई थी कि ये स्लाइड आपसे शेयर कर मेथड हो गई है, ये आप ले लीजिएगा। यहाँ पे वही बताया हुआ है कि आर का क्या मतलब है, आर स्क्वायर का क्या मतलब, बीटा क्या है और ये सारी स्लाइड अनोवा क्या है। ठीक है, तो ये तो था हमारा वैसे लास्ट सेशन तक हमने जो करना बता दिया। तो एनी क्वेश्चन कल वाले सेशन से भी अगर हो जाए। ओके चलो, दैट्स नाइस। अब सात उस पेपर में सर जो सिग्निफिकेंट वैल्यू थी वो दोनों की 0 ही थी। तो Yes, हम yes. ज़्यादा जो हमारा रिजल्ट है वो हमें बीटा वैल्यू से फाइंड आउट होता है कि हमारा जो कौन सा वेरिएबल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कर रहा है, जिसको हम ले सकते हैं, और जिसको दूसरे को जो वीक है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। देखिए आपने ना स्टेप बाय स्टेप चलना है। सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या इंफॉर्मेशन देती है? बेसिकली ये आपको बता रही है कि आपका जो सैंपल है क्या वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिग्निफिकेंस वैल्यू का थ्रेशोल्ड 0.05। थ्रेशोल्ड 0.05 का मतलब है कि वैल्यूज 0.05 से कम होनी चाहिए। अगर वो 0.06 है तो ग्रेटर हो गया, आप कहेंगे कि हमारा सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो हमारा डाटा ठीक नहीं है, तो हम रिग्रेशन को मेंशन ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पहले हमने सिग्निफिकेंस को देखना है। अगर सिग्निफिकेंट है तो फिर हमने उसकी वजह से कितना चेंज आ रहा है वो हमने बताना है। सो दैट इज इट। अब जो है नेक्स्ट हमने EFA करना है, जो कि आपको मेरे फेलो कुर्बान अली वो बताएंगे। जी वो इसी पे होगा, इसके वजह से फिर आगे हम उसमें मूव करेंगे। आ जाइए आप। SPSS के मैनुअल्स भी अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे शायद आपको ड्राइव वर्जन ऑनलाइन मिल जाए। उसमें ये सारी डायरेक्शंस भी पाथ भी बताए होते हैं
और इंटरप्रिटेशन की बताई होती है। वो इंटरप्रिटेशन आप जब टेस्ट अप्लाई करेंगे ना तो आपको बुक कंसल्ट करनी पड़ती है, सारा याद नहीं रहती, मतलब भूल जाता है। तो इंटरप्रिटेशन ही मेन चीज़ है जिसमें आपकी कंट्रीब्यूशन डिसीजन लेके आना है कि मैंने अब क्या फैसला करना, मेरी क्या स्ट्रेटजी बनी, जिसके मैनुअल भी अवेलेबल है, वो भी आते हैं। इसका आपने इंस्टॉल कर लिया ना अपने डेस्कटॉप पे SPSS सर्वर। अगर किसी के पास नहीं है तो वो यूएसबी में देखिए, इसको इंस्टॉल करके आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आएगा। अदरवाइज हम इधर बोलेंगे, आप सुनेंगे, घर जाके वो भूल जाएगी। तो इसको प्रैक्टिस से ये चीज़ आएगी। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है MS की चीज़, सब नहीं करना है ये करना तो आपने है ही। बिल्कुल करना पहले करना। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है ये EFA, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। वही जो कल हमने चीज़ें डिस्कस की थी क्वेश्चनएयर के बारे में कि इसकी हमने नॉर्मलिटी कैसे चेक करनी है, उसमें हमने दो चीज़ें देखी थी। तो बताएगा कि उसमें क्या क्या थी दो चीज़ें जिनसे क्वेश्चनएयर की डाटा की नॉर्मलिटी, जो आपने रेस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट किया उसकी नॉर्मलिटी चेक हुई थी। Anyone of you? हाँ जी, स्क्यूनेस और कर्टोसिस से हमने इधर एग्जांपल भी उसकी दी थी, तो उसमें पॉजिटिव स्क्यू था, नेगेटिव स्क्यू था। अच्छा, आज हम देखेंगे एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन है, ये कल आप लोगों ने फिल भी किया था। इसमें ये हमारे पास ये जो एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्रीन प्रोडक्ट, ये हमारा एक वेरिएबल है, इसको हम कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं। इसमें दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होते हैं ऑब्जर्वेबल, एक होते हैं अनऑब्जर्वेबल। जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी बंदे की हमने इंटेलिजेंस को मेजर करना है, तो इंटेलिजेंस का आपको पता है कि वो IQ लेवल से वो मेजर हो जाती है, तो वो है ऑब्जर्वेबल कंस्ट्रक्ट। कुछ होते हैं अनऑब्जर्वेबल कंस्ट्रक्ट, जैसे कि एटीट्यूड टुवर्ड्स, किसी का बिहेवियर हम मेजर कर रहे हैं, किसी का एटीट्यूड कर रहे हैं, हैप्पीनेस को हम मेजर कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन को हम मेजर कर रहे हैं, तो ये अनऑब्जर्वेबल कंस्ट्रक्ट्स हैं। अच्छा, EFA के अंदर एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस हम इसके अंदर करते हैं। फैक्टर एनालिसिस में क्या चीज़ होती है कि आपने कोई आपने वेरिएबल अपने मॉडल के अंदर, जैसे कि अभी ये मॉडल आपको दिखाया गया था, उस मॉडल में 2 IV लिए गए थे और 1 DV लिया गया था। आप अपने IV से रिलेटेड स्केल बनाते हो या स्केल ढूंढते हो, तो उसमें आप क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन, उनको हम आइटम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मेन आपका वेरिएबल होता है उसको हम लेटेंट वेरिएबल कहते हैं, और उसके जो आइटम्स होते हैं उनको हम मैनिफेस्ट वेरिएबल भी कहते हैं। आइटम नॉर्मली आइटम यूज होता है, तो ये आपने इसका जरा ख्याल रखना है। अब ये देखें कि किसी वेरिएबल को मेजर करने के लिए हमने क्या किया कि उसके क्वेश्चन जनरेट किए खुद से। एक वेरिएबल है ये एटीट्यूड टुवर्ड्स टू ग्रीन प्रोडक्ट है, इसके हमारे पास ये कितने 4 आइटम है, 4 आइटम है। अब जब आप स्टार्ट में कल मैडम ने बात की थी कि कम से कम आपको 5 या 6 लेने चाहिए, तो ये कम से कम की बात हो रही है। आप इसमें 30 से 50 तक भी ले सकते हैं। अब वो कैसे, अब आपने वो आइटम्स ले लिए, उनको आपने रेस्पोंडेंट से आपने क्वेश्चन करके वो डाटा आपने कलेक्ट कर लिया। अब आपने ये देखना है कि उस स्पेसिफिक जो आपका कंस्ट्रक्ट है उससे रिलेटेड जितने आइटम हैं क्या वो कोरिलेटेड हैं भी कि नहीं, उस जो स्पेसिफिक आपका वेरिएबल है उससे वो रिलेटेड हैं भी कि नहीं। जो आइटम्स उससे रिलेटेड होंगे उनको हम अपने क्वेश्चनएयर के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, और बाकी जितने भी होंगे उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे। इस एक्सक्लूड करने के काम को हम क्या कहते हैं, EFA, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, कि जो आपके पास अनकोरिलेटेड वेरिएबल आइटम्स होते हैं उनको आप अपनी स्टडी से एक्सक्लूड कर लेते हैं।
एक्सप्लोर का मतलब वैसे ही मतलब होता है जानना जी। फैक्टर एनालिसिस में मैंने एक वेरिएबल को मुहैया करने के लिए जो फैक्टर्स यूज किए हैं मैं उनके बारे में डिटेल जानूं कि क्या वो वाकई सही है, क्या वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये तब प्रॉब्लम आता है जब हम किसी ऐसी चीज को मेजर करते हैं जिसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मतलब अब आप मुझे देख के ये समझते कि मैडम ग्रीन प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेगी या नहीं करेगी, या मैं नहीं ये जज कर सकती कि आप इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, आपकी ट्रू फीलिंग्स इस डिपार्टमेंट के बारे में क्या है। आई कांट ऑब्जर्व इट, ठीक है, लेकिन मुझे इसके बारे में डाटा तो चाहिए ताकि मुझे पता चले बच्चा क्या सोचता है, क्या फील करता है। जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा मैं सही फैसले नहीं कर सकूंगी। तो मुझे जानने के लिए कोई ना कोई तो टेक्निक अप्लाई करनी है। फिर वो क्या है, उस वेरिएबल को हम ब्रेकअप करते हैं उन फैक्टर्स में जहां जिनको मिला के हमें पता चलता है कि बच्चा क्या सोच रहा है, वो क्या परसीव कर रहा है, वो ग्रीन प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहा है। तो हमने अब जो फैक्टर्स बनाए हैं वो सही है या नहीं है, उसको हम एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस में गुजारते हैं। तो समटाइम्स तो लोग क्या करते हैं, पायलट स्टडी कर लेते हैं, छोटा डाटा ले लेते हैं, उसके वो फिर उसको एनालाइज करते हैं तो पता चल जाता है। समटाइम्स ये भी होता है कि आपने कंप्लीट डाटा ले लिया, आपको कॉन्फिडेंस है कि मैंने 6, 7, 8 कंस्ट्रक्ट जाने हैं, तो 4-5 छोड़ भी दिए तो मेरा काम चलेगा। तो फाइनल स्टेज पे भी फैक्टर एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अच्छा तरीकाकार ये है आप पायलट स्टडी करें, स्मॉल सैंपल लें कि इससे पहले आपका ज़्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट हो जाए, उस पर फैक्टर एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस लगाएं ताकि आपको पता चले कि सही फैक्टर यूज हुए हैं या नहीं हुए, फिर फाइनल अपनी लेके जाएं। लेकिन बच्चे ऐसे करते हैं, निर्धारित एक शॉर्ट टाइम पीरियड होता है कि फाइनल स्टेज पे आके ही जो है वो ये काम करते हैं। लेकिन बेस्ट ये है कंडक्ट स्मॉल सैंपल डाटा कलेक्शन, जिसको पायलट स्टडी कहते हैं, और फिर एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस अप्लाई करें। जी सर। जब ये पायलट स्टडी आप करेंगे ना तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा, उस पर आप ये EFA उसका करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से ये इससे रिलेटेड आइटम्स हैं या नहीं। तो उसका मतलब एक चीज़ आपने कर ली, रिग्रेशन कोरिलेशन भी रन कर दिया, सारे आपने डिस्क्रिप्टिव भी रन कर दिया, उसके बाद आपको एक चीज़ का पता चला तो पिछली सारी आपकी मेहनत रह जाएगी। तो ये स्टार्ट से इसको आपने देखना। ये क्लियर EFA हम क्यों करते हैं। ये देखें जितने भी इसके वेरिएबल हैं, ये पहला हमने वेरिएबल की बात की, जब भी इसके आपने क्वेश्चन बनाने हैं तो ये बड़े सोच समझ के ये सारी बात की थी कि ये स्केल बनाना भी एक रिसर्च है। तो ये आप इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि आप स्केल की डेवलपमेंट करें, इस पर मतलब गैप भी बहुत ज़्यादा है। तो ये आपके 3 तरह के वेरिएबल थे जिसके आपने आइटम देखे, इनको आपने कल पढ़ के उसको आपने आगे रिस्पॉन्ड किया। तो इस तरीके से ये जब आप इसका EFA करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से आइटम इससे रिलेटेड हैं या नहीं। तो अब ये करना कैसे है उसको हम देखते हैं। ये आपकी वही फाइल थी जिसमें हम कल से काम कर रहे हैं। पहले हमने इसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, उसके बाद आज ये हारिस साहब ने आपको कोरिलेशन और रिग्रेशन करके दिखाया। तो आज हम इसका देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव EFA आपने कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एनालाइज में जाएंगे। एनालाइज में ये है डायमेंशन रिडक्शन। डायमेंशन वो आइटम्स को ही कहते हैं। तो ये देखें कि फैक्टर के अंदर आप गए, फैक्टर में आपके जितने ये आइटम्स हैं उस वेरिएबल से रिलेटेड। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग 1 है, 2 है, 3 और 4 है। ये 4 आइटम है सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड। उसके बाद एटीट्यूड टू वर्क ग्रीन प्रोडक्ट, इसके भी 4 है, और कंज्यूमर परचेज इंटेंशन के भी 4 है। तो ये सारे आपने क्या करने हैं, इधर से आप कर लेंगे और इधर आपने इनको ऐड कर दिया। ये वेरिएबल का जो ये बॉक्स है इसके अंदर अब ये देखें, सबसे पहले आपके पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपने बाकी चीजों को नहीं छेड़ना। ये नीचे देखिए KMO एंड बार्टले टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी, इसको आपने चेक कर देना। चेक हो गया, उसके बाद आप एक्सट्रैक्शन में जाएंगे। एक्सट्रैक्शन में जो मेथड आप अप्लाई करते हैं इसमें ये डिफरेंट मेथड दिए हुए हैं। ये बाय डिफॉल्ट ही आ रहा है प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट को ही आपने लेना है, वो सिलेक्टेड है। इसके बाद इसको आप कंटिन्यू कर देंगे। रोटेशन में आप जाएंगे। रोटेशन के अंदर भी आपको वेरीमैक्स दिया हुआ है, डायरेक्ट ओब्लिनिन दिया हुआ है। उसके बाद ये
क्वार्टी मैक्स दिया हुआ है, आपने इसमें प्रो मैक्स को चेक कर देना है। उसके बाद इसको भी आप कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद स्कोर है, स्कोर को आपने इसको रहने दें। उसके बाद ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर आप ये नीचे दिया हुआ है सप्रेस स्मॉल कोफिशिएंट्स, इसको आपने चेक कर देना है। अब इसमें देखें ये वैल्यू इसकी क्या दी हुई है 0.10। अभी हम इससे इसको रन करेंगे, बाद में इसको मैं आपको बता दूंगी इसको हमने कैसे चेंज करना है। ठीक है, वो दोबारा रिव्यू दे दें सारे ऑप्शंस में आपने कौन Okay. सा select किया। जी ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया इसके अंदर एनालाइज के अंदर गए, एनालाइज जो इसकी मेन्यू है उसमें आप नीचे डायमेंशन रिडक्शन में आए, फैक्टर कर रहे हैं ना, आप फैक्टर जो फैक्टर का एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसीलिए ये फैक्टर के अंदर गए, आपने इसको क्लिक किया, ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुला। इसमें आपने ये देखें कल तक जो आपने काम किया था डेमोग्राफिक्स के ऊपर किया था, उसके बाद आपने कोरिलेशन रिग्रेशन आपने वेरिएबल की जो आपके आइटम थे उनकी आपने रन की। तो अब जब आप ये देखें क्वेश्चन में मैंने आपको बात की कंस्ट्रक्ट्स की, जो लेटेंट आपके वेरिएबल है उनके आइटम्स की, तो ये वही चीजें हैं जो एसएमएम है, ये आपके क्वेश्चन एरिया में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये वही चीजें हैं, उनको आपने इधर सेलेक्ट किया। ये तीन आपके वेरिएबल थे, ये पहला वेरिएबल था, उसके बाद ये दूसरा वेरिएबल था और ये तीसरा था। ये तीनों को आपने इसमें ऐड करना है। उसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव के अंदर जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में आप केएमओ एंड बार्टलेट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, हाँ जी टेक्निक, इसको आपने ओके कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। एक्सट्रैक्शन में आपने जाना है, एक्सट्रैक्शन के अंदर प्रिंसिपल कंपोनेंट जो बाय डिफॉल्ट ही आ रहा है उसको आप कंटिन्यू करेंगे। रोटेशन में जाएंगे, इसमें आपने प्रो मैक्स कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। ऑप्शन के अंदर जाना है, सप्रेस स्मॉल कोफिशिएंट आपने कर देना है और इसको आपने कंटिन्यू कर देना है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको आप ओके करेंगे तो ये आपका फैक्टर एनालिसिस रन हो। क्लियर है? अच्छा, इसमें ये देखें सबसे पहला जो टेबल है ये केएमओ एंड बार्टलेट टेस्ट, इसके अंदर सबसे पहले आपको दिया हुआ है 0.903, ये केएमओ की वैल्यू है। इस वैल्यू का थ्रेशोल्ड 0.7 से अगर ये ऊपर है तो आपने आपका जो फैक्टर में रिडक्शन की गुंजाइश नहीं है, आपका ये जो क्वेश्चन है सही बना हुआ है, इसके अंदर कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो कोरिलेटेड जो अनकोरिलेटेड हो। क्लियर? 0.7 से अबव होनी चाहिए। तो ये एक आइडियल डाटा दिया हुआ है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। अगर आपने जो कल क्वेश्चन है को फिल किया था उसको अगर हम इसके अंदर फीड करते तो उसमें बहुत सारे मसाइल आते जी आएंगे और ये दूर भी करेंगे जब अपने हाँ तो ये नीचे देखेंगे ये सिग्निफिकेंट है, अगर ये 0.7 से कम होता तो ये इनसिग्निफिकेंट होता, तो उससे भी आपको इसका आइडिया हो जाना था। ये वाला टेबल आप अपने अगर आप पेपर बनाएंगे या अपना थीसिस बनाएंगे उसके अंदर इस टेबल को आप रिपोर्ट करेंगे। तो रिपोर्ट करने का क्या तरीका है कि इधर से आप कॉपी करेंगे, उधर पेस्ट करके उसका जो भी वो आगे स्टाइल दिया होता है एपीए स्टाइल में आपने करना है, किस स्टाइल में करना है जो आपको आपके सुपरवाइजर उसमें गाइड करेंगे एपीए। तो एपीए स्टाइल का भी आपको आइडिया होगा है सबको इसका कि आपने टेबल को कैसे सेट करें। चले वो भी बिल्कुल इजी सा है, वो भी हम कर लेंगे। अच्छा, एक ये वाला टेबल आपने रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद आ जाए आप ये टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन, इसमें ये देखें कि आपके कितने कंस्ट्रक्ट थे, तीन थे। तो यहाँ पे कितने लोड हो गए, तीनों के तीनों लोड हो गए। मतलब कि आपने जो वेरिएबल लिए हैं उनके आइटम भी ठीक थे और वो वेरिएबल भी ठीक है। तो इससे आगे आप एब्नॉर्मल में क्या होता है कि आपके 3 थे लेकिन लोड 5 हो गए या लोड 2 हो गए, इसका मतलब है वो कंस्ट्रक्ट आपस में कहीं ना कहीं इंटरमिक्स कर रहे हैं। ऐसे भी होता है जब आप ऑर्गेनाइज करेंगे 3 आपके थे
लेकिन जब वो SPSS ने किया तो एक्सप्लोरेशन के थ्रू पता चला कि नहीं 3 ही तो 5 बन गए, 3 की जगह 2 बन गए, तो ऐसे भी हो जाता, तो वो फिर एब्नॉर्मल है। अब वो सारी बातें कहाँ से पता चलती हैं? जो आपने क्वेश्चन फिल किया, उसको आपने डाटा शीट बनाई उसकी, तो जब उसको रन करेंगे तो वो उससे पता चल, जो रिस्पोंडेंट ने रिस्पॉन्ड किए उससे आपको ये पता चलता है। तो ये इसको आपने जब भी क्वेश्चन को फिल करवाना है तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जो आपका रिस्पोंडेंट है वो कितना नहीं आया, वो पीस एनवायरनमेंट में बैठा हुआ है, तो फिर ही आपका क्वेश्चन वो सही फिल होगा। उसके लिए आप उसको चॉकलेट वगैरह भी खिला सकते हैं, थोड़ा सा मतलब यही आता है। आप लोगों ने क्वेश्चन कोई भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इस पे काम कर रहा है तो आपको क्वेश्चन देगा तो आप इसको सही से नहीं करते, ऐसे ही होता है, बस वो टिक्स लगा दी तो फिल कर दिया, तो उसको देख के फिर तभी करेंगे जब उसको कोई मोटिवेशन देंगे। जी, उसके बाद ये आपका अगर ये टेबल एब्नॉर्मल आता है तो फिर हम क्या? अगर ये टेबल नॉर्मल आता है तो फिर जो आपके उसमें मसाइल कर रहे हैं आइटम, उनको आप उसमें से डिलीट कर देंगे। डाटा रिडक्शन है ना, डायमेंशन रिडक्शन आपने कमांड भी देखी थी कि एनालाइज के अंदर गए, उसमें डायमेंशन रिडक्शन था, तो उसमें जितने भी वो डायमेंशन होंगे जो अनकोरिलेटेड होंगे उनको आप एक्सक्लूड कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो उससे फिर वो आपका डाटा। इसीलिए कल बताया था ना कि आपने ज्यादा आइटम लेने हैं, ज्यादा से ज्यादा मतलब कम से कम 6 आइटम आप लें ताकि उसमें कुछ डिलीट भी करने पड़े तो बाकी आपके पास कुछ ना कुछ तो बच जाए। कौन सा आइटम हमें डिलीट करना चाहिए? ये जब आप इस पे रन करेंगे आपको इंडिकेशन देता है, इंडिकेशन, क्योंकि हमारे पास एब्नॉर्मल डाटा नहीं है इस टाइम, तो हम एब्नॉर्मल डाटा रन करके दिखाएंगे तो पता चलेगा ना। ये अब कुछ चीजें आपने भी तो करनी है ना, सुपरवाइजर किस लिए देंगे हम आपको? देखिए एक छोटी सी वर्कशॉप में यू कैन नॉट गेट द, ये तो पूरी दुनिया इसमें आबाद है सॉफ्टवेयर में, ये तो अभी तक इसमें से बहुत सारी चीजें जो मुझे अभी भी नहीं आती होंगी, इसमें तो दुनिया आबाद है, तो यू कैन नॉट गेट ऑल द थिंग्स इन जो कहना चाहिए यार। ये अभी ना बेसिक चीजें हैं और डाटा को जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत सीधे सीधे साफ सुथरे आ रहे हैं। रियल लाइफ में जब आप एक्चुअली आप करते हो वो इतने सीधे नहीं आते, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। किसी को मोटिवेशन देंगे वो पढ़ करेगा तो आपके पास डाटा ठीक आएगा, नहीं तो कल जितना आपको टिक लगा रहे थे फिर वैसे नहीं तो गलत डाटा आना तो मुश्किल काम नहीं है, दे आर द मेथड्स जो उसको करेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। वो हमें पता जो टेबल है ना वो बताता है, देखो ना अब ये सारे फैक्टर ऐसे ऐसे 3-3 लोड हो रहे हैं, ये 4 भी बन सकते थे, 2 कि ये जो 3 कॉलम बने इसमें कोई फिगर नहीं, चौथे कॉलम में फिगर आ रही है, वो आउट लाया, उसको डिलीट करने की जरूरत है। तो आपकी टेबल की प्रेजेंटेशन आपको बताएगी, ये नहीं वो आपको कोई और टेस्ट अप्लाई करके पता करना पड़ेगा। उस टेबल में जो चौथे कॉलम में चीज लाई कर रही है, जो आपके वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उसने एक डमी वेरिएबल करे, तो वो क्रिएटर है, प्रॉब्लम क्रिएटर है, उसको आपने फैक्टर को डिलीट करना। अच्छा, इसमें एक चीज जरा वो हमें आप एनालाइज में गए थे, डिमेंशन रिडक्शन में गए, फैक्टर में गए, इसमें जो रोटेशन थी सॉरी ऑप्शन के अंदर आपने सप्रेस किया था ये 0.10 है, इसको आपने 0.5 कर दिया। ओके किया, ये देखिए पैटर्न मैट्रिक्स के अंदर क्या नजर आ रहा है? एब्नॉर्मल में क्या होता कि 3 कंस्ट्रक्ट है, ये भी इधर आ जाते, मिक्सअप हो जाती, ये भी इधर आ जाते, तो ये नॉर्मल हो जाता। क्यों? आपने तो 3 वेरिएबल का डाटा डाला, ये प्रोसेस करके 2 दिखा रहा है, इसका मतलब है कि जो वेरिएबल 2 में आ रहे हैं ना, ये वाले कंपोनेंट्स और एसएम के उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और ये भी हो सकता था इधर एक कॉलम बन जाता तो वैल्यूज यहां आ जाती, इसका मतलब है कि वो इसको मैयर नहीं करेगा। उसमें फिर आपने क्या करना है? सामने आ रहा है तो वो फैक्टर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नहीं सामने नहीं आ रहा, सामने आ रहा है तो ओके है, ये तो सामने आ रहा है ना, ये तो अगर ये किसी और के सामने आ रहा है
ये देखें ये वाला जो कॉलम है ये SSM का है, SMM का है। ये वाला कॉलम ये एडिटिव टुवर्ड्स ग्रीन प्रोडक्ट है, ये वाला कॉलम। अब इस कॉलम की चीजें अगर ये इस कॉलम में आ जाती हैं, SMM वाले कॉलम में आ जाती हैं, अगर इस कॉलम की चीजें इसके अंदर चली जाती हैं तो फिर ये मतलब ये देखिए ना, एक पूरी जो कॉलम है ये इसको नॉमिनेट कर रहा है, ये पूरा जो कॉलम है इसको नॉमिनेट कर रहा है, ये पूरा कॉलम इसको नॉमिनेट कर रहा है। तो अगर ये ओवरलैप हो जाते तो फिर वो मसला बन रहा था, फिर हमने उन आइटम को डिलीट करना था। अगर थर्ड वन वाला आउट ऑफ रेंज हो जाता है दो कॉलम छोड़ के, तो फिर हम दो ही काउंट करेंगे जो लाइन वाइज आ रहे हैं, एक तो बाहर चले जाएगा, अगर बाहर चले जाएगा नहीं, इसका मतलब है वो फैक्टर सही काम में रोल प्ले नहीं कर रहा, आपने गलत फैक्टर डाला। और अगर 3 से बाहर चला जाएगा, और दो अगर जो 2 का मतलब है कि आपने 3 वेरिएबल, आपके टोटल 3 वेरिएबल थे, ठीक है। 2 क्यों आ रहे हैं, इसका मतलब है आपने का जो थर्ड वेरिएबल जम हो रहा है वो आपने सही उसके लिए फेल यूज नहीं किया, वो मल्टीकोलरिटी को फिर इंडिकेट कर रहा है। जी क्लियर हो गया? 0.05 किस तरह आपने लिखा? अच्छा 0.05 वो इसका थ्रेशोल्ड है सप्रेस का, हमने एनालाइज नहीं किया, डायमेंशन रिडक्शन नहीं किया। ये ऑप्शन का, ऑप्शन के अंदर जो सप्रेस का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू बिलो, जो जिनको आपने एक्सक्लूड करना है वो 0.5 से नीचे हो। हम यहाँ पे देखेंगे 0.5 से नीचे कोई भी नहीं। ओके करें हम, इसमें मुझे बताएं कि कोई 0.5 से नीचे है? अगर 0.5 से वो नीचे होते तो इसमें से वो हमें एक्सक्लूड करने पड़ते। ये सारे के सारे जो आइटम हैं ये 0.5 से अबव है। 0.5 की आपने लगाना है। सप्रेस की जो मिनिमम वैल्यू है, बिलो वैल्यू है, वो एब्सोल्यूट बिलो वैल्यू वो 0.5 ही आपने रखनी है। क्लियर है? वो खुद ही एक्सक्लूड कर देगा कि हाँ, हमें बस वो बताएगा कि ये वाला आपने जस्ट उसको कमांड देनी है। अगर आपको सही कमांड देनी आती है तो फिर वो खुद ही आपको बताएगा क्या करना। तो आपने तो बस डायरेक्शन देनी है। तो ये बार बार आपको बताया जा रहा है कि ये करने से आएगा। हमें जो ये वर्कशॉप करवाई गई थी उसमें ये सारा जितना मतलब अभी आपने CFA करना है, CFA के बाद मीडिएशन मॉडरेशन भी अभी आपको करवाई जाएगी। तो ये सारी चीजें एक ही सेशन में हमने की थी और हमारे ऊपर से गुजर गई थी। तो ये आपकी खुशकिस्मती या यकीनत आपके लिए कि आपका ये हमने बड़ा डेप्थ में जाकर आपको चीजें बताई। तो ये प्रैक्टिस करने से आएंगे। दूसरा एक और चीज भी आप लर्न करेंगे विद एक्सपीरियंस। कुछ चीजें मैनुअल में लिख दी जाती हैं कि सिस्टम को रन करने के लिए ये वैल्यू जरूरी है। वो क्यों जरूरी है वो स्टैटिस्टिक्स बता सकता है, वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा नहीं बता सकता। दैट इज ट्रू। आप बड़े-बड़े पोस्ट ऑफ PhD से पूछ लें, उसमें स्टैटिस्टिक्स, आई एम नॉट अ स्टैटिस्टिशियन, आई एम अ रिसर्चर। मैं बिजनेस का रिसर्च जानती हूँ और मुझे स्टैटिस्टिक्स उतनी आती है जितनी बिजनेस में जरूरी है। आगे KMO टेक्निक क्यों अडॉप्ट की मैंने, और KMO किसने बनाया था और क्यों बनाया था, आई एम नॉट अ स्टैटिस्टिशियन। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको एज इट इज लिटरेचर से अडॉप्ट करनी है। अब अगर बहुत डेप्थ में चले जाएंगे फिर रिसर्च नहीं होगी, क्योंकि वो ये बात स्टैटिस्टिशियन को भी नहीं पता। ये इतनी वो टेक्निक्स और उसमें फार्मूलाज है कि कुछ चीजों को बस इसलिए हम कहते हैं हमने लिटरेचर से लेना है कि इस ऑथर ने कहा है कि ये टेक्निक यूज करते हैं बिजनेस में और इससे इफेक्टिव रिजल्ट आते हैं। हमने उसी रेफरेंस को कोड करके वो टेक्निक लगा दी। वो क्यों लगाई, वो क्यों बनी, उसका आंसर बड़े-बड़े स्टैटिस्टिक्स के पास भी नहीं। तो कुछ चीजें ना हमने बस अडॉप्ट करनी है क्योंकि वो रिसर्च में चलती आ रही है। अभी शायद आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन जब आप खुद रिसर्च करेंगे तो आपने यही काम करना है। क्योंकि वी आर नॉट अ स्टैटिस्टिशियन ना। ये स्टैटिस्टिशियंस को सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज भी नहीं आती, ये भी बता दूं। सॉफ्टवेयर की एक अलग लैंग्वेज है, स्टैट्स की एक अलग लैंग्वेज है। बाद का स्टैटिस्टिशियंस भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिस्टम कैसे रन कर रहा है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं दैट यू हैव टू जस्ट अडॉप्ट इट कि ये चली है रिसर्च में, ऐसा और बनने का। जैसे कंप्यूटर साइंस का बंदा है तो वो जो ये हम क्लिक करते हैं तो एक विंडो खुलती है डायलॉग बॉक्स, वो उसको डायलॉग बॉक्स बोलेगा, हम उसको कह रहे हैं कि ये विंडो खुली है। तो मतलब इस तरह की ये चीजें इसमें आती हैं। प्योर जो लैंग्वेज है वो उस जो डिसिप्लिन की है वही वो
यूज और आपसे कोई पूछेगा भी नहीं आपने केएमओ क्यों किया। नो सुपरवाइजर एक्सटर्नल सुपरवाइजर नेवर आस्क दिस क्वेश्चन, उनको खुद भी नहीं पता। दिस इज अ फैक्ट ना, नहीं दैट इज ट्रू। आप अगर वो कर रहे हैं, दिस इज अ फैक्ट। कुछ चीजें रिसर्च में चली आ रही है, हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। आप पानी पीते हुए ये तो कभी नहीं सोचते कि H2O है, है? नहीं सोचते ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो बस आपको अडॉप्ट करनी है, इसलिए लिटरेचर को हम लाजमी करते हैं रिसर्च में। अच्छा, इन समरी बात यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं।